हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जीएस प्लैनेट यूट्यूब चैनल। मैं विवेक कुमार गुप्ता आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर यानी एमसीक्यूज पर और उनके आंसर्स पर चर्चा करेंगे। आज मैंने सोचा कि क्यों ना क्वेश्चंस दिए जाएं और क्वेश्चंस पर आंसर की चर्चा हो, क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस ही आते हैं। तो अब आ रहा है पहला क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ आनंद मठ। एक बुक है आनंद मठ। आपसे पूछा जाएगा कि आनंद मठ जो बुक है उसके राइटर कौन है, यानी ये बुक आनंद मठ किसने लिखी है। ऑप्शन 1 है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक जी। तो इसमें आपका आंसर होगा, क्या होगा, आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, बाल गंगाधर तिलक एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं। उन्होंने लाल बाल पाल ग्रुप के एक नेता हैं। राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ इंडियन रेनेसां कहा गया है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक या फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का पिता। रविन्द्रनाथ टैगोर जी फर्स्ट इंडियन हैं जिन्हें 1913 में नोबेल प्राइज मिला, यानी पहले भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज मिला। एक क्वेश्चन, और दूसरा कब मिला? 1930 में। आपका इनमें आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस बुक को लिखा है और उस बुक में सन्यासी रिवोल्ट, सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। और इसी बुक में बंकिम चंद्र चटर्जी के सॉन्ग, जिसे आजकल हम अपना नेशनल सॉन्ग कहते हैं, राष्ट्रीय गीत कहते हैं, वंदे मातरम भी इसी में मिलता है। तो ये था आपका आज का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च्ड द होम रूल मूवमेंट इन 1916। यानी इन लोगों में से वो कौन था जिसने होम रूल आंदोलन 1916 में भारत में प्रारंभ किया। देखिए, भारत में दो लोगों ने होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया और एक ही समय में, दोनों कंटेम्प्रेरी थे, समकालीन थे। एक आंदोलन इनमें से ऑप्शन है और एक अलग से। तो मैं पहले बात करता हूं तिलक जी की। बाल गंगाधर तिलक जी ने अप्रैल 1916 में होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया, जो केवल महाराष्ट्र के क्षेत्र में ही लागू हुआ। यहां जो चार ऑप्शन है उनमें है फ्रैंक बेसेंट, हेलेना ब्लावस्की, चार्ल्स नाल्टन और एनी बेसेंट। तो इसमें आपका आंसर होगा एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट ने सितंबर 1960 में होम रूल मूवमेंट भारत में लागू किया ऑल इंडिया लेवल पर। और उन्होंने दो फेमस किताब लिखी हैं, एक है न्यू इंडिया और दूसरी है कॉमनवेल्थ। एनी बेसेंट के बारे में एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ये पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस पार्टी की। यानी आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो आंसर होगा एनी बेसेंट। और यहीं पर मैं एक बात और बताना चाहता हूं, अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, तो आंसर हो जाएगा आपका सरोजनी नायडू। एनी बेसेंट जी ने ही एक स्कूल भी खोला था, सेंट्रल हिंदू स्कूल, जो आगे चलकर फिर 1916 में कन्वर्टेड हुआ किसमें? BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो ये थी एनी बेसेंट की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो पहली बात जान लीजिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रीजनल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर पर रोक लगाने के लिए था। इस एक्ट में कहा गया कि जो न्यूज़पेपर है वो केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही आएंगे, बाकी किसी भी रीजनल लैंग्वेज में नहीं आएंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि यह एक्ट किसने इंट्रोड्यूस किया। तो ऑप्शन ए है सर एस्ले एडन, ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर जॉन, ऑप्शन सी है लॉर्ड लिटन और ऑप्शन डी है लॉर्ड स्टैनले। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया। पूछा जा सकता है कब, तो आंसर है 1878 में उन्होंने लागू किया है। यहीं पर एक प्रश्न और आता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया। तो याद रखिएगा वो नाम है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स टुक प्लेस इमीडिएटली बिफोर द मैसेकर एट जलियांवाला बाग। यानी कि जलियांवाला बाग
कांड से पहले कौन सी घटना घटी थी? ऑप्शन ए है पार्टीशन ऑफ बंगाल। यह आंसर नहीं है। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था, जब बंगाल दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में। और इस बंगाल के पार्टीशन को रद्द कराने के लिए एक मूवमेंट चलाया गया था जिसका नाम था स्वदेशी मूवमेंट। यानी बंगाल विभाजन को रद्द कराने के लिए जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ, स्वदेशी मूवमेंट। और दूसरा था इल्बर्ट बिल। बड़ा विवादित बिल रहा था। इस बिल में राइट दिया गया था भारतीय जजों को कि अंग्रेजों के कोई केस चल रहा है तो वो उसकी हियरिंग कर सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं। तो इस बात को लेकर अंग्रेज नाराज थे। अब जो तीसरा बिंदु है, पैसेज ऑफ द रॉलेट एक्ट, और ऑप्शन डी है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म। इसमें ऑप्शन सी आपका सही है, जिसमें कहा गया है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में एक एक्ट लाया गया था। इस एक्ट में कहा गया था कि पुलिस किसी को भी डाउट के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है और उस व्यक्ति को बचाव का मौका नहीं मिलेगा। और इसमें वो वकील की से सलाह भी नहीं ले सकता है, वकील खुद भी है तो बचाव नहीं कर सकता। इसलिए इस एक्ट को कहा भी गया है बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून। तो ये जलियांवाला बाग घटना से ठीक पहले ये हुआ था। द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जनगण मन वाज फर्स्ट संग। आपसे पहले क्वेश्चन बन जाता है कि जनगण मन किसने लिखा? जनगण मन के रचयिता थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ये सबसे पहले जब कब गाया गया सॉन्ग? ऑप्शन ए है कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस 1911, कैलकाटा सेशन 1912, दिल्ली, मुंबई। तो इसमें आंसर है कल 1911 में जो कलकत्ता में अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था, उसमें ये पहली बार गाया गया। तो ये याद रखिएगा आपका नेशनल एंथम के बारे में। क्वेश्चन 6, द फर्स्ट विक्टिम ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस वाज, यानी प्रश्न है ब्रिटिशर्स की सहायक संध नीति से पहला पीड़ित राज्य कौन था या रियासत कौन थी? तो ये जो बेलेजली की सहायक संधि है, इसमें यह कहा गया था ब्रिटिशर्स द्वारा भारतीय राजाओं और नवाबों से कि आप सेना हमारी किराए पर ले लीजिए, आपकी सुरक्षा के लिए हम काम करेंगे और आप हमारी सेना का एक्सपेंडिचर उठाएंगे। तो इसमें ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी मेवाड़, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो हैदराबाद पहली रियासत थी जो इस नीति को स्वीकार करती है। तो पहली विक्टिम कौन हुई? हैदराबाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7, हु अमंग द फॉलोइंग डिफेंडेड अरविंदो घोष इन द अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस? अरविंद घोष जी जो हैं, अरविंदो घोष जी एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं, उग्रवादी दल से या गरम दल से संबंधित हैं। तो पहला क्वेश्चन यही बन जाता। और इन्होंने दो बड़ी फेमस बुक्स लिखी हैं, एक लिखी है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड और दूसरी है वंदे मातरम। न्यू लैम्प्स ऑफ ओल्ड और वंदे मातरम दो इनकी फेमस बुक्स हैं। इसमें ऑप्शन है तेज बहादुर सप्रू, मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। तो इसमें आपका आंसर होगा चित्तरंजन दास जो थे उन्होंने बचाव किया था अरविंद घोष जी का। बाद में देखा होगा कि अरविंद घोष जी ने राजनीति से संन्यास ले लिया और पांडिचेरी में औरोविले में आश्रम बनाकर वो रहने लगे। क्वेश्चन 8, अंडर विच अमंग द फॉलोइंग ट्रीटीज क्लाइव हैड सिक्योर्ड द ग्रांट ऑफ दीवानी? अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा फ्रॉम मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड। यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी लॉर्ड क्लाइव को प्राप्त हुई मुगल सम्राट शाह आलम से। किस संधि के द्वारा? किस संधि के द्वारा लॉर्ड क्लाइव को मुगल सम्राट शाह आलम से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त? पहली बात जान लीजिएगा, दीवानी का मतलब होता है राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, यानी राजस्व वसूलने का अधिकार। यानी इस चीज से अब राजस्व वसूलेंगे कौन? ब्रिटिशर्स वसूलेंगे। और ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ऑप्शन बी ट्रीटी ऑफ बक्सर, ऑप्शन सी ट्रीटी ऑफ बसीन, ऑप्शन डी ट्रीटी ऑफ सगौली। देख लीजिएगा, इसमें ऑप्शन आंसर होगा ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। एक्चुअली में बक्सर का युद्ध जब अक्टूबर 1764 में अंग्रेज जीत गए, उसके बाद ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई और 1765 में यह संधि हुई है। उसी संधि के द्वारा अंग्रेजों को ये दीवानी का राइट मिला है।
ऑप्शन 6 9 फादर ऑफ रेनेसां ऑफ वेस्टर्न इंडिया वास। पश्चिमी भारत में पुनर्जागरण के जनक या पिता कौन? पुनर्जागरण के जनक इसमें ऑप्शन है बी एम मालाबारी, एम जी रानाडे, रविंद्र आर जी भंडारकर और के टी तैलंग। तो पश्चिम भारत में पुनर्जागरण के जनक जो माने गए हैं वो हैं महागोविंद रानाडे जी। महागोविंद रानाडे जी को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा गया है। सॉक्रेटिस ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा गया है इन्हें। और यही एक प्रश्न आता है कि भारत में अगर पूछा जाए फादर ऑफ रेनेसां इन इंडिया तो आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। यहीं पर एक प्रश्न और आ रहा है कि दुनिया में सबसे पहले किस देश में पुनर्जागरण की बात हुई या रेनेसां कहां से स्टार्ट हुआ? तो रेनेसां स्टार्ट हुआ है आपके कहां से? इटली। और आप जानते हैं इटली की राजधानी रोम है, और रोम किस नदी के किनारे है? रोम है टाइबर नदी के किनारे। क्वेश्चन नेक्स्ट, द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट फॉर्म द बेसिस ऑफ। द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट फॉर्म द बेसिस ऑफ। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने किसका आधार तैयार किया? किस बेस पर वो एक्ट बना? तो वो एक्ट ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जिसे मिंटो मोर्ले रिफॉर्म भी कहते हैं। ऑप्शन बी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ऑप्शन सी है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने तैयार किया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन बात करते हैं, वो है गोवा वाज कैप्चर्ड बाय अल्बुकर्क फ्रॉम रूलर ऑफ विच एमंग द फॉलोइंग स्टेट। अल्बुकर्क ने गोवा को किस राज्य से छीन लिया? वो कौन राज्य था जिसके राजा से अल्बुकर्क, जो भारत में पुर्तगाली वायसराय था, उसने छीना? तो ऑप्शन ए है बीजापुर, गोलकुंडा, मैसूर, विजयनगर। तो इसमें आंसर होगा आपको बीजापुर। याद रखिए 1510 ईस्वी में 1510 एडी में अल्बुकर्क ने बीजापुर से गोवा का क्षेत्र छीन लिया है। यहीं पर अल्बुकर्क पे एक क्वेश्चन आता है कि अल्बुकर्क भारत में वास्तविक रूप से पुर्तगाली एम्पायर का फाउंडर था। आपसे पूछा जाए रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज एम्पायर इन इंडिया, तो दैट आंसर इज अल्बुकर्क है वो प्रश्न का उत्तर। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन टू अपोज द एज ऑफ कंसेंट बिल। ये जो एज ऑफ कंसेंट बिल था वो विवाह की उम्र निर्धारित करने के लिए था। इस विवाह की उम्र निर्धारित की गई थी इस बिल की। तो किसने इसका बिल का इस विरोध किया? तो ऑप्शन ए बहराम जी मालाबारी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी बिपिन चंद्र। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी का मानना था कि समाज में जो बदलाव है, सुधार है, वो समाज से ही प्रारंभ हो सकते हैं। सरकार को समाज में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। समाज अवेयर होगा तो वो खुद सुधार प्रारंभ कर देगा, और वो सुधार ज्यादा इफेक्टिव होंगे इसकी बजाय कि वो कानून द्वारा लागू किए जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश रामकृष्ण मिशन। किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी अशोकानंद, ऑप्शन सी स्वामी नित्य स्वरूपानंद, और ऑप्शन डी कीर्तिदानंद। देखिए इसमें आंसर है स्वामी विवेकानंद। एक्चुअली में स्वामी रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, तो उनकी याद में इन्होंने ये मिशन स्थापित किया। उसका काम है लोगों के लिए कल्याण की बात करना, लोगों के वेलफेयर करना, लोगों के बीच में रहकर सोशल रिफॉर्म की बात करना, रामकृष्ण मिशन की बात। यही स्वामी विवेकानंद जी पर क्वेश्चन आता है कि क्या इनका ओरिजिनल नेम था? तो स्वामी विवेकानंद जी का ओरिजिनल नेम था, याद रखिएगा, नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद एक चीज के लिए फेमस है कि 1893 में जो शिकागो एक शहर है यूएसए में, तो शिकागो शहर में फर्स्ट वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी। तो फर्स्ट रिलीजियस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में भारत की तरफ से इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और शून्य पर एक जबरदस्त स्पीच दी है जिसके लिए वो आज भी याद किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ईयर लैंड होल्डर सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। यानी भारत में किस वर्ष एक संस्था है लैंड होल्डर सोसाइटी स्थापित की गई?
एक बात मैं यहां बताना चाहता हूं कि लैंड होल्डर सोसाइटी का एक नाम और है जमींदारी एसोसिएशन। इस संस्था का मोटो था जमींदारों के जो इंटरेस्ट हैं उनके हितों को बचाना, जमींदारों के लिए काम करना। और ये संस्था कब बनी ये पूछा गया। ऑप्शन ए 1806, 1828, 1838, 1850। इसमें जो आंसर होगा वो है 1838। कहा जा सकता है कि ये भारत में वेल ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी अच्छी तरीके से संगठित रूप से ये पहली राजनीतिक संस्था स्टैब्लिश की गई। ये स्टैब्लिश कहाँ गई की गई तो याद रखिए ये स्टैब्लिश की गई है कलकत्ता में। कलकत्ता में स्टैब्लिश हुई है। और इसके फाउंडर भी थे, कभी कभी पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा इसके फाउंडर थे द्वारिकानाथ टैगोर जी। क्या थे? द्वारिकानाथ टैगोर। Which among the following viceroys was associated with the Albert Bill controversy? यानी इन वायसराय में से कौन वायसराय इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी से संबंधित था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड रिटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी है लॉर्ड हार्डिंग। तो भाई कर्जन तो है नहीं, और इसके ना होने की वजह यह है कि कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, ये आपको याद रखना है, और स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। लॉर्ड लिटन भी सही नहीं है आंसर। इनके समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था 1878 में। आंसर सही है, सी है लॉर्ड रिपन। यही आंसर सही है क्योंकि लॉर्ड रिपन के समय में ही इल्बर्ट विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया था कि रिपन फिर रिजाइन कर भारत से चले गए थे। रिपन के बारे में एक बात और याद रखना कि इन्हीं के समय भारत में पहली फर्स्ट प्रॉपर या कह सकते हैं नियमित जनगणना हुई थी, रेगुलर सेंसस 1881 में, और लॉर्ड रिपन ने ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था। लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की भी संज्ञा दी गई है कि यह व्यक्ति जो इसने भारत के उद्धार के लिए कुछ कार्य किया। ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग तो बिल्कुल ही नहीं है। ऑप्शन 16 हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ पोर्तुगीज पोजीशन इन इंडिया? भारत में पुर्तगालियों ने जो क्षेत्र जीता है उस क्षेत्र में पहले भारत में पुर्तगाली वायसराय कौन थे? तो ऑप्शन दिया हुआ है अल्बुकर्क, ऑप्शन दिया है अल्मीडा, ऑप्शन दिया है वास्को दा गामा, ऑप्शन दिया है कैब्राल। तो देखिए अल्बुकर्क को आंसर नहीं है, हालांकि अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली पावर का रियल फाउंडर माना गया, यानी भारत में वास्तविक रूप से पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक किसे माना गया है तो वो है अल्बुकर्क। दूसरा अल्मीडा, अल्मीडा इज राइट आंसर, अल्मीडा आंसर सही है। इन्हें भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय हैं, और अल्मीडा ने एक पॉलिसी लागू की है जिसे कहा गया ब्लू वाटर पॉलिसी। तो याद रखना है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की? अल्मीडा ने, फ्रांसिस डी अल्मीडा। जहां तक की बात है वास्को दा गामा, तो वास्को दा गामा पहला पुर्तगाली था जो भारत आया 1498 में। कहां आया? कालीकट या कलीकट बंदरगाह पे आया जो आपके केरल में है। कैब्राल जी आंसर थे बिल्कुल ही संबंधित नहीं। क्वेश्चन 17 विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द जर्नल कॉल्ड इंडियन सोशियोलॉजिस्ट? किस संस्था ने, किस ऑर्गेनाइजेशन या संस्था ने एक पत्रिका या जर्नल इंडियन सोशियोलॉजिस्ट प्रकाशित? ऑप्शन ए इंडिया हाउस, ऑप्शन बी गदर पार्टी, ऑप्शन सी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन डी बर्लिन कमेटी। तो इसमें जो आपका आंसर सही है वो है इंडिया हाउस। एक्चुअली में एक इस संस्था की जो एस्टेब्लिशमेंट किया हुई थी वो हुई थी लंदन में, और इसे एस्टेब्लिश किया था श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, और उन्होंने ही इस संस्था ने एक पत्रिका जर्नल निकाला था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। तो ये किससे संबंधित है? इंडिया हाउस से। 1905 में, ये बात आप याद रखिएगा, ये संस्था 1905 में बनी। द पायनियर ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया वाज? कौन भारत में कम्युनिज्म या साम्यवाद से जुड़े हुए थे? साम्यवाद किसने यहाँ पे मुख्य सूत्रधार थे? 4 ऑप्शन दिए हुए, एस ए डांगे, एम आर जयकर, एम एन राय और नलिनी गुप्ता। तो एम एन रॉय इसका आंसर है, यानी मानवेंद्र नाथ रॉय पायनियर हैं यहाँ पर कम्युनिज्म के इंडिया में।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 19 व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया? ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य भारत में क्या था? क्या करने आए थे प्राइमरी रूप से वो भारत में? ऑप्शन ए ट्रेडिंग, ऑप्शन बी बिल्डिंग एम्पायर, ऑप्शन सी हेजेमनी ओवर इंडियन ओशन, नन ऑफ द। तो उनका पहला जो प्राइमरी जो मोटो था वो था ट्रेडिंग, व्यापार करने वो आए थे और यहाँ की पॉलिटिकल फेल्योर का इन्होंने फायदा उठाया और फाइनली भारत में एक व्यापार भी एक एम्पायर स्टेब्लिश कर दिया। इसलिए शुरू में उनका जो नारा था भूभाग नहीं व्यापार, यानी हमें जमीन नहीं, अभी हमें व्यापार चाहिए, ये उनका नारा था। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ जैकोबियन क्लब ऑफ फ्रांस? देखिए फ्रांस की क्रांति बहुत फेमस है और फ्रांस की क्रांति में दो बड़े ग्रुप बने थे, एक जैकोबिन और जीरोदस्त। जैकोबन जो ग्रुप है वो क्रांतिकारी ग्रुप है, तो उससे मोटिवेट होकर जगह जगह ऐसे ग्रुप बनाए गए। भारत में जो जैकोबिन क्लब है उसका कौन मेंबर बना, कौन चुना गया सदस्य फ्रांस का? तो ऑप्शन ए है हैदर अली, ऑप्शन बी है नाना फडणवीस, ऑप्शन सी है टीपू सुल्तान, ऑप्शन डी है रघुनाथ राव। तो इसमें आंसर है आपका टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान था जो फ्रांस के जैकोबिन क्लब का मेंबर बना, ये बात याद रखिएगा। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है। आई थिंक चीजें समझ में आई होंगी, आपको लगा भी होगा आज तक आपने जो पढ़ा है वो कहीं ना कहीं कुछ इससे मेमोरी में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको ये क्वेश्चंस और ये सेशन पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें, ताकि आपकी नीड मुझे पता चल सके और उसी हिसाब से फिर कुछ आपके लिए मैं कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।